हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल में आपका स्वागत है। आप फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो चैप्टर है उसका रेगुलर वीडियो आप देख रहे हैं। उसमें वीडियो नंबर 1, 2 करके आपको दिया जा रहा है। आप कंटिन्यूअस वीडियो जो है फॉलो कीजिए, आपको फिजिक्स में बहुत हेल्प मिलने वाला है। 12th क्लास का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट किए हुए हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चार्ज, जैसे कि पहले भी बताया गया है, चार्ज इज द फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच it experience force of attraction or repulsion in other field, in electric field। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस प्रॉपर्टी के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लगे मैटर का, वो प्रॉपर्टी चार्ज कहलाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिया गया है। चार्ज का कंसेप्ट बहुत पहले आया था, ईसा मसीह के जन्म से बहुत पहले, यानी बिफोर क्रिस्ट 500-600 ईयर्स में जो है यूनान के थेल्स ऑफ मेलेटस, जो कि आधुनिक तुर्की में है, वहाँ पे वो सबसे पहले सोचे, देखे कि पूरा फिदर्स जो है वो फर की तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है, यानी कि जो पंछियों का पंख है वह रुई के तरफ या ऊन के तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है। तो आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है, तो वहाँ दिया गया इट इज़ ड्यू टू चार्ज। आज यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डील करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ 2 क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड। चार्ज का हम लोग जानते थे, चार्ज का प्रॉपर्टी होता है चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, चार्ज इज कंजर्व्ड एंड चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब उसी कंसेप्ट पे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन आप देखें, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू पिथ बॉल। पिथ बॉल एक तरह का रबर बॉल होता है, पॉलीमर से बना हुआ रहता है पिथ बॉल। इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू पिथ बॉल, इट कैन हैव चार्ज। यदि इलेक्ट्रॉन्स पिथ बॉल पे ट्रांसफर किया गया तो उसके पास चार्ज क्या होगा। तो ये क्वेश्चन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से है। यहाँ चार्ज का वैल्यू सब कूलम में दिया हुआ है, लेकिन कितना चार्ज हो सकता है अगर भी हम इसमें डालें, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कुल चार्ज बराबर या तो प्लस या माइनस ऑफ n इंटू ई। वैसे तो Q होता है n इंटू क्यू, लेकिन अगर भी हम प्रोटॉन लेते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन्स को अगर ट्रांसफर किया जाएगा पिथ बॉल पे, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू पिथ बॉल, इट कैन हैव चार्ज। तो इस फार्मूला से हम लोग इसको डील करते हैं, इसको निकालते हैं। ये चार्ज क्या हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज ही है, ये मान के चलिए कि नेगेटिव चार्ज ही है। तो उस केस में n इंटू स्मॉल e, यानी कि n टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा। तो अगर ये सेटिस्फाई करता है कि n होल नंबर अगर किसी में आ जाता है तो वो वैल्यू, वो ऑप्शन सही होगा, n का इक्वल टू q डिवाइडेड बाई e। अब q का वैल्यू एक एक करके हम लोग इस पे रखें। अगर दी तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये तो कैंसिल हो जा रहा है और ये हो जा रहा है 40/16। 40/16 का मतलब हो गया 10/4, 10/4, 4 4 जा 16, और ये फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका मतलब ये गलत है। उसी तरह से ये भी रॉन्ग होगा, आप इसके बारे में सोचें, यही करेक्ट ऑप्शन है। तो डायरेक्ट हम इस पे ऑप्शन पे जा रहे हैं कि इस केस में हम क्या ये सेटिस्फाइड हो रहा है। यहाँ पे चार्ज 8 रख रहे हैं, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, नेचर तो नेगेटिव है लेकिन चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये कैंसिल हो रहा है और ये हो गया 80 डिवाइडेड बाई 16, क्योंकि ये हो जाएगा तो 5, यानी कि होल नंबर आ रहा है, होल नंबर आ रहा है। तो यदि n का वैल्यू होल नंबर किसी भी ऑप्शन में आ रहा है, वही क्वांटाइजेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, चार्ज क्वांटाइज नेचर का वहीं पे दिख रहा है, इसका मतलब सी ऑप्शन इसमें सही है। फिर से एक बार बता दें, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि यदि n टाइम्स ऑफ स्मॉल यूनिट चार्ज को हम करें तो वो टोटल चार्ज के बराबर हो जाता है, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का नेचर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, उसके अनुसार से पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रॉन्स किसी पिथ बॉल पे ट्रांसफर कर दिए तो कितना चार्ज वो रख सकता है। तो होल नंबर हमारे ऑप्शन में जो देने वाले चार्ज हैं वही चार्ज ये बियर कर सकता है। इसमें देखिए कहीं और कहीं सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, इसमें केवल जो है ये n का वैल्यू 5 आ रहा है, बाकी सब में n का वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो सही ऑप्शन नहीं कहलाएगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए, सेकंड क्वेश्चन जो बताया जा रहा है इसको हटा देते हैं।
सेकंड क्वेश्चन, अ पॉलिथीन पीस रब्ड विथ वूल, पॉलिथीन के पीस को वूल के साथ में घिसा गया तो पाया गया इज फाउंड टू हैव चार्ज, उस पॉलिथीन में चार्ज है, टोटल चार्ज की हम बात कर रहे हैं -3 × 10⁻⁻7 कूलम। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन, तो वूल से पॉलिथीन में कितना इलेक्ट्रॉन्स गया, वही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड है, टोटल चार्ज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ ए, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है n इक्वल टू क्या है, तो टोटल चार्ज डिवाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज है -3 × 10⁻7 ये कूलम है, और डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हो गया -1.6 × 10⁻19। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने पे ये आंसर आ रहा है 1.875 × 10⁻12। चूंकि ये हटा देते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 30/16 और ये 10⁻7 + 19 हो गया, तो ये हो गया, ये 1 टाइम्स में आ जाएगा 1.875 × 10⁻12, इतने नंबर्स हैं। चूंकि ये नंबर इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है। तो ये जो दो क्वेश्चन बताया गया वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग इसके बाद चार्ज के समझने के बाद नया कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, कूलम्स लॉ। अलेक्जेंडर कूलम फ्रांस के फिजिसिस्ट थे, वो पहले एक्सपेरिमेंट किए, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट वही किए कि दो चार्ज यदि स्टेशनरी हो, स्टेशनरी इलेक्ट्रोस्टैट हम लोग पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with charge at and their effects at rest condition। चार्ज अगर रेस्ट कंडीशन में है देन इट इज इलेक्ट्रोस्टैट। और ये कूलम्स लॉ, ये 1885 या 75, इसको देख लीजिएगा, 1885 है या 1875 है, लेकिन 18वीं शताब्दी के लास्ट तक में, अंत तक में कूलम्स, अलेक्जेंडर कूलम जो फ्रांस के थे, वो बताए कि दो चार्ज, एक Q1 है एक Q2 है, और उसके बीच में डिस्टेंस R है, और वो रेस्ट कंडीशन में अगर रहा देन इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। यदि सिमिलर चार्ज है, पॉजिटिव, सिमिलर कैटेगरी का पॉजिटिव तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, ये इधर और ये इधर मूव करेगा। और अगर ये एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इसके तरफ मूव करेंगे, ये इसके तरफ मूव करेंगे। लेकिन ये फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, तो वहां बताया गया अकॉर्डिंग टू कूलम, फोर्स इनसाइड वैक्यूम, मान लीजिए हम वैक्यूम का बात कर रहे हैं जहां पे कोई मीडियम नहीं है अभी फिलहाल, तो इनसाइड वैक्यूम इज directly proportional to product of two charge Q1 and Q2 and inversely proportional to the square of the distance between two charge। It means force in vacuum condition between two charges, force of repulsion यदि similar charge है तब, force of attraction यदि dissimilar charge है तो। लेकिन force जो होगा या तो attraction हो या repulsion हो, वो directly proportional होगा Q1 Q2 का प्रोडक्ट का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R²। ये एनालॉग है ग्रेविटेशनल लॉ के आधार पे, क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि यदि दो मास है, डिस्टेंस है r, तो फोर्स ड्यू टू अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते थे तो g देते थे, और m1 m2 और बाई r²। इसी के जैसा कुछ यहाँ भी है, लेकिन इसमें और इसमें अंतर है, यहाँ ऑलवेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, लेकिन यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज फोर्स ऑफ रिपल्सन भी लग सकता है। यदि सिमिलर चार्ज है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन, और अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन, और यदि डिसिमिलर चार्ज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे के नजदीक आएंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू। और प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे तो वहां एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी होगा K, Q1 × Q2 और बाई R²। इस केस में चूंकि वैक्यूम अगर दी है तो इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻9, और ये इसका यूनिट क्या होगा, K का यूनिट, तो K का यूनिट हम लोग निकालते हैं तो फोर्स का यूनिट न्यूटन हुआ, और ये मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2, तो ये K का वैल्यू हो जाता है, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है K। लेकिन यही K जो है वो वैल्यू, इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रूप में, एप्सिलॉन नॉट।
तो जो प्रोपोर्शनलिटी है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, उसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी एक नया टर्म है, ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर हम वैक्यूम लिए हुए तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और इसका वैल्यू होता है 8.8754 into 10 to the power minus 12, 8.8 into 10 to the power square पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका वैल्यू को याद रखिएगा, इस वैल्यू को आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। इसको याद रखिए, क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका वैल्यू है 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कूलम्स लॉ ये हुआ। यदि यही सिस्टम को हम एयर वैक्यूम बना रखकर किसी मीडियम में रख दे, तो यदि इसी को किसी मीडियम में रख दे तो ऐसे केस में क्या होगा? फोर्स क्या सेम लगेगा? नहीं, देखा जा रहा है कि फोर्स सेम नहीं लगेगा। वो मीडियम पे डिपेंड करता है, फोर्स सेम नहीं होगा। यदि इसको किसी मीडियम में रख दें, Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस